हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। आज बच्चों हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। सर्कल का लेक्चर नंबर 1। डिफिनीशन सबसे पहले क्या होता है किसी सर्कल का डिफिनीशन। जैसा सब लोग जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल उस पॉइंट के लोकस को कहते हैं जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। लोकस किस पॉइंट का निकालते थे? मूविंग पॉइंट का। तो कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, तो उस पॉइंट के लोकस को सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक मूविंग पॉइंट है, ये अगर इस तरह से घूमे कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा सेम रहे। कौन पॉइंट से? ये फिक्स्ड पॉइंट कोई है, तो ऐसे घूमेगा तभी डिस्टेंस सेम रहेगा। ये सब सारे सेम होगा हर जगह। ये जो सेम डिस्टेंस होता है इसे रेडियस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। और पॉइंट किस पे मूव करता है? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। ठीक, तो सर्कल का सबसे पहले डिफिनीशन सबको समझ में आ गया। सर्कल क्या होता है? इट इज द पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way such that its distance from a fixed point remains constant। सही, ये होता है डिफिनीशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर HK है एंड रेडियस R है। एक सर्कल है, इसका सेंटर रेडियस पता है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, सेंटर है H, K और रेडियस है R। तो ये कोई पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर अगर है, मान लो x, y है, मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, चाहे जहां पर है। डिफिनीशन क्या कहता है कि इस x, y पॉइंट का h, k से डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा? r रहेगा। ये भी रेडियस है, देखो ये भी रेडियस है। तो h, k से x, y का डिस्टेंस कितना रहेगा? r। तो डिस्टेंस फार्मूला बस लगाओ, सर्कल का इक्वेशन आपको मिल जाता है। डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। यही होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही, तो किसी भी सर्कल का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। अगर सेंटर रेडियस पता है तो सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर लिखा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है 0, 0, रेडियस है a। इक्वेशन लिखो तो तुरंत लिखा करो x माइनस जो यहां रहे उसका स्क्वायर, तो x माइनस 0 के स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 के स्क्वायर y स्क्वायर बराबर रेडियस के स्क्वायर a स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। सही, तो सर्कल का सेंटर रेडियस पता रहेगा तो इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। सेंटर अगर HK है, रेडियस R है, तो इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको करने से पहले ये देखते हैं कि यार जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आया है वो कुछ किस तरह का आया है। ये अगर हम लोग देखना चाहें तो ओपन करके देखते हैं। चलो, इसको अगर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। एक्स स्क्वायर, यहां देखो वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। सही ना बच्चों? मतलब अगर देखो ध्यान से तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म और ये पूरा कांस्टेंट टर्म। तो सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक्स का टर्म आता है, वाई का टर्म आता है और कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक, अच्छा क्या नहीं हो सकता वो भी सुन लो। सर्कल का अगर कभी इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए
और दूसरा बात कि सर्कल की इक्वेशन में x इंटू वाई का टर्म नहीं आता। जनरल इक्वेशन याद है ना सेकंड डिग्री का, क्या होता था, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपसे जनरल इक्वेशन ऑफ जो भी सर्कल रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि यार सेकंड डिग्री का जो जनरल इक्वेशन होता है वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या बताओगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम रहे और एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर 0 रहे तो सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट जो लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अभी हम लोग जो लिखे थे एक बार फिर से उसको लिखते हैं। सर्कल का इक्वेशन इस तरह का कुछ था, सेंटर इसका h कामा k था, रेडियस r था, इतना सबको पता है। तो ओपन करने पे आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। बार बार पीछे ना जाना पड़े इसीलिए लिख दिया एक बार फिर से, ठीक। तो होता क्या है, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 आर कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन क्या कहलाता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन कहलाता है। इस तरह का अगर कोई इक्वेशन लिखा है तो इसे बोलते हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन, ठीक। ये बना कैसे, कुछ नहीं है, ये बस इसी को देख के बनाया गया है, इसी को देख के ये बना दिया गया कि यार सर्कल में देखा गया कि एक्स स्क्वायर का टर्म आया था, एक्स स्क्वायर लिए, वाई स्क्वायर। अब ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा निगेटिव, इसीलिए इसको 2gx बोल दिया गया, इसको 2fy और कांस्टेंट का नाम c बोल दिया गया। इसी को देख के जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाया गया है। तो जो सर्कल हम लोग सेंटर hk और रेडियस r वाला लिखे हैं, ये वाला, ये ही a बना है। तो इसको कंपेयर करो तो इस सर्कल का अगर आपको सेंटर रेडियस देखना है तो मिल जाएगा, नहीं तो अगर कंपेयर करेंगे तो देखो 2g की जगह माइनस 2h है, या ऐसा बोल सकते हो g की जगह माइनस h है। अच्छा, तो h की जगह माइनस g बोल सकते हैं। फिर कंपेयर करो 2f के जगह माइनस 2k है, तो f के जगह माइनस k, या बोल सकते हो k बराबर माइनस है। तो सेंटर जो h कामा k है वो आपको मिल गया माइनस g माइनस f, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, सही ना। अच्छा, रेडियस अगर लिखना है तो कांस्टेंट को कंपेयर कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का नाम ही सी रखा गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, देखो यहाँ से एच स्क्वायर आएगा माइनस जी के स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, के स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा माइनस सी, ये देखो सी उधर गया माइनस सी, ये आर स्क्वायर आ गया। तो रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये सर्कल का रेडियस होता है, और माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है। तो क्या बताए हैं, एक बार फिर से बात सुनो, कभी भी अगर कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा है तो जो x का कोफिशिएंट आए उसका आधा करके माइनस लगा दो, y के कोफिशिएंट का आधा करके माइनस लगा दो, सेंटर आ जाता है। देखो x का कोफिशिएंट 2g है, आधा g माइनस माइनस जी, तो सेंटर माइनस जी और माइनस एफ इसी तरह, ठीक। रेडियस सबको याद ही रहता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होता है। तो ये सर्कल का सेंटर और रेडियस होता है जनरल इक्वेशन का। लेकिन ये जो कंसेप्ट आपको बताए हैं आधा करके माइनस लगाने वाला, एक चीज और चेक कर लिया करो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ भी अगर 2 दे दिया, यहाँ भी 2 दे दिया, तो पूरे को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर सेंटर रेडियस निकालेंगे, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। बेसिक बात है, इतना सबको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन सच दैट, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए सर्कल। अभी आपको बताए ही थे, इसी को चलो लिख देते हैं। कोई अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, अगर इसको सर्कल रिप्रेजेंट कराना है तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। कुछ लोग कहते हैं सर सेम नहीं, एक होता है। अरे सेम होता है भाई, एक नहीं होता।
अगर कोई कहे कि एक होता है और सेम होता है, क्या दिक्कत है, ऐसे समझो। जैसे मान लो अगर सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 रहे, वाई स्क्वायर का भी 2 रहे, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे 1 ही बन जाएगा। तो ये कहना गलत है कि 1 होता है, वो 1 हम लोग बना सकते हैं लेकिन होता सेम है ना। तो सर्कल अगर कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं आता तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकेंड डिग्री है वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। समझ गए सब लोग? सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, ये दोनों कंडीशन है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या करेगा? सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है सर, आसान है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए गिवन डायमीटर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी सबको पता होगा कि अगर डायमीटर है सर्कल का तो डायमीटर पहले सर्कल के सेंटर से जाता है, पहला बात। दूसरा बात, डायमीटर का एंड पॉइंट का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। तीसरा बात, डायमीटर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है। 3 बात क्या बताए हैं? अगर डायमीटर गिवन है मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये मान लो डायमीटर है तो सेंटर से जाएगा। हमें ए दिया है x1 y1, बी है x2 y2। सर्कल का डायमीटर सर्कल के सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो अगर ये कोई मूविंग पॉइंट h कामा k है या एक्स वाई है, या एक्स वाई या एच के मान के लास्ट में एक्स वाई रखते हैं, इसलिए डायरेक्ट चलो एक्स वाई मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक मूविंग पॉइंट एक्स वाई है, इसको बोला गया है कि तुम सर्कल के सरकमफ्रेंस में मूव करो, तो ये डायमीटर 90 बनाएगा। तो जो एक्स वाई का लोकस होगा वही सर्कल का इक्वेशन होगा। क्यों? अरे एक्स वाई सर्कल पे मूव कर रहा है, लोकस का ये मतलब ही होता है भाई कि जिस कर्व पे मूव करे उसका इक्वेशन। तो एक्स वाई सर्कल पे मूव कर रहा है तो एक्स वाई का जो लोकस होगा वही सर्कल का इक्वेशन होगा। तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका लोकस सर्कल है, तो उसके लिए डायमीटर 90 बनाएगा। अगर ये डायमीटर 90 बना रहा है इसका मतलब सर्कल पे मूव करेगा। ठीक, अब हमें क्या पता है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 90 है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो। स्लोप सबको निकालने आता है। देखो y माइनस y1, इस लाइन का स्लोप लिख रहे हैं, अपॉन x माइनस x1। इस लाइन का स्लोप y माइनस y2, x माइनस x2 बराबर -1। क्या किए हैं? इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, प्रोडक्ट -1। इसको दोनों को उधर मल्टीप्लाई करो, सबको एक साइड लाओ, तो कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यही होता है सर्कल का इक्वेशन। याद रखिएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है सब कि कभी अगर सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है सर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये बताओ, 2 पॉइंट्स अगर आपसे पूछे कितने सर्कल जाएगा? 2 पॉइंट्स, जैसे ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पूछे कितने सर्कल जाएगा, तो क्या जवाब दोगे? इनफाइनाइट सर्कल जाएगा। अरे 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल जा सकता है, इनफाइनाइट। देखो बना भी रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन इनफाइनाइट हो सकता है, वो हम लोग कुछ कुछ बना रहे हैं। 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल जा सकता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 2 पॉइंट से जाने वाला सबसे छोटा सर्कल बताओ, स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो वो कौन सा सर्कल होगा? जिसमें ये डायमीटर, दोनों पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर डायमीटर का एंड पॉइंट नहीं होगा तो फिर वो कॉर्ड होगा। अरे दोनों पॉइंट से सर्कल तो जा ही रहा है, अगर उसको दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो या तो डायमीटर होगा या कॉर्ड होगा। जैसे देखो, इस केस में मान लो इस सर्कल के लिए डायमीटर है, तो इस सर्कल के लिए यही क्या है? कॉर्ड है। तो अगर ये कॉर्ड होगा, दोनों पॉइंट को मिलाने से अगर कॉर्ड बनेगा, तो डायमीटर देखो कुछ फिर बड़ा आएगा भाई, नहीं?
तो अगर सबसे छोटा सर्कल लिखना है, सबसे छोटा सर्कल, तो वही होता है जो दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान के लिखते हैं। तो कहीं अगर लिखा है कि इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो उसका आंसर यही होता है। ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। x1 y1 and x2 y2। सही सर। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं, जितना बात बताएं उसी से। पहला एग्जांपल देखिए आपके सामने रहा। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, सेंटर इस लाइन के ऊपर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इट पासेस थ्रू द 7,3। सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो हर बार हमें ढूंढना है सेंटर और रेडियस। तो इस क्वेश्चन में सेंटर ढूंढना है, रेडियस दे रखा है। अब यही थोड़ा सा आप अकल लगाएं और सेंटर ढूंढें, ट्राई करें। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। फिगर देखो, कोई भी सवाल करा करो ना, तो पहला काम करें आप कि फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करके फिर ये देखो कि यार हमें जरूरत किसका है इक्वेशन लिखने के लिए, और जो जरूरत जिसका है वो कैसे आ सकता है। जैसे एक सर्कल है, मतलब ऐसे ही एकदम करेक्ट नहीं ड्रॉ करना है, अपने समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है। एक लाइन है y बराबर x-1, इसके ऊपर सर्कल का सेंटर है। अच्छा, और सर्कल 7,3 से पास भी हो रहा है। 7,3 से पास भी हो रहा है। अच्छा, रेडियस 3 है। तो हमें कुल मिलाकर सेंटर ढूंढना है, तो सेंटर मान लिए कि अल्फा बीटा है। ठीक है सर। तो पहला बात हमें यह दिख रहा है यार कि अल्फा बीटा इस लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि सेंटर इससे पास हो रहा है, सेंटर से ही ये पास हो रहा है। तो बीटा का वैल्यू आ गया, सेटिस्फाई करा रहे हैं, α-1। बीटा आ गया α-1। ठीक, तो सेंटर हम लोग क्या माने थे? अल्फा बीटा। तो एक वेरिएबल तो देखो कम हो गया, बीटा की जगह α-1 रख सकते हैं, तो सेंटर आ गया α-1। तो अगर हम लोग अल्फा निकाल लें तो सेंटर आ जाएगा, और रेडियस तो पता ही है, इक्वेशन आ जाएगा। फिर दूसरा बात हमें ये पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस 3। डिस्टेंस फॉर्मूला आप बस लगाओ, आंसर पाओ। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 3, α-7 का होल स्क्वायर। सही ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, α-7 का होल स्क्वायर, α-1 -3 मतलब α-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ओपन करके देखिए आप, तो ये मिलेगा आपको 2α स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 2α स्क्वायर -14 अल्फा और -8 अल्फा, -14 -8 -22 अल्फा, 49 16 और -9, मतलब ये बचेगा कितना? 40 और 16 56। 2 से डिवाइड कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा, ये कितना आ जाएगा? 28। तो फैक्टर हो रहा है α-7 α-4। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 7 और 4, तो बीटा भी आ जाएगा, क्योंकि बीटा α-1 के बराबर है। तो अल्फा की जगह 7 रखेंगे तो बीटा आएगा 6, और अल्फा की जगह 4 रखेंगे तो बीटा आएगा 3। मतलब इसमें 2 सेंटर आ रहा है, तो 2 सर्कल बनेगा। तो आंसर अब देखो लिख रहे हैं, सेंटर पहला है 7,6,
7,6, दूसरा है 4,3। सेंटर है और रेडियस तो 3 है, तो इक्वेशन लिखने आता है सबको, सेंटर रेडियस पता है, x-7 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर बराबर 9, दूसरा x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये 2 सर्कल आंसर में आएगा। समझ में आया कितनी आसानी से, देखो बन गया, फिगर बनाए, पहला इक्वेशन बन गया सेंटर सेटिस्फाई करा के, दूसरा इक्वेशन डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों से फिर आप अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ये पिछले साल जेईई मेंस में भी आया था सवाल। इस सर्कल के अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होगा उसका एरिया बताना है। ये भी देखो फिगर बनाते हैं, एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हुआ, ABC मान लो। यहां पे मान लिया सर्कल का सेंटर है, ठीक है सर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा। सेंटर पे सबको पता होगा कि सेंटर पे यहाँ का डबल एंगल बनता है, यहाँ 60 है तो सेंटर पे 120 बनेगा। अच्छा ये बताओ क्या है, ये है रेडियस, अरे ये सेंटर है तो ये रेडियस, ये क्या है रेडियस। अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो सामने वाले साइड को आधा आधा करता है, पूरा साइड माने A, आधा आधा हो गया a/2 a/2। और ये एंगल टोटल था, यहाँ 60 था तो यहाँ 120 था, तो ये भी आधा आधा होगा, ये 60 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे भी मिलता है। ठीक, ये 2 बात आपको पता होना चाहिए। अब इस वाले ट्रायंगल से हम लोग साइड A निकाल सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, sin 60 लिख लो। परपेंडिकुलर a/2 हाइपोटेनस r, परपेंडिकुलर a/2 हाइपोटेनस r। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 2r sin 60, sin 60 मतलब √3/2, तो आ गया √3r, साइड लेंथ आ गया। एरिया बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो सबको बचपन से ही पढ़े होते हैं कि एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। साइड का वैल्यू आ चुका है, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। तो √3r ना, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर करना है तो आ गया देखो 3√3/4 r स्क्वायर। अच्छा इस सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा, √g² + f² - c, जनरल इक्वेशन है सबको दिख रहा होगा। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा g² + f² - c के बराबर, यही हो जाएगा एरिया। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। ये पिछले साल मेंस में आया था। समझ में आ गया सबको, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। देख लो ध्यान से, आगे नेक्स्ट ट्राई करें। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, एक बार आईटी में आया था, एक बार मेंस में आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड। ट्राई करें। 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, ये दोनों, एंड थर्ड वर्टेक्स लाई अबव द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल बताना है। एक बात मैं पॉइंट में आपको बताया था, मैं पॉइंट में आप अगर पढ़े होंगे क्लास तो बताया था क्या, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर सब सेम पॉइंट पे होता है। सर्कम सर्कल समझते हो सब लोग, अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो ABC तीनों वर्टिसेस से जाने वाले सर्कल को सर्कम सर्कल, उसके सेंटर को सर्कम सेंटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड सब सेम होता है। ठीक है सर, तो देखो क्या कर रहा है, 2 वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का -1 0 है, मतलब इधर कहीं आएगा, और 1 0 है यहाँ आएगा। ठीक है सर,
थर्ड वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है और दिख ही रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर डालने पे मिड पॉइंट पे मिलता है। तो 1 0 माइनस 1 0 परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मिड पॉइंट पे मिलेगा, मतलब 0 0 इसका मिड पॉइंट है, दिख ही रहा है सबको। 1 और माइनस 1 0, 1 0 माइनस 1 0 का मिड पॉइंट 0 0। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे मिड पॉइंट पे तभी गिरेगा जब थर्ड वर्टेक्स वाई एक्सिस पे हो। तो ये बात समझ में आ गया सबको कि थर्ड वर्टेक्स वाई एक्सिस पे होगा। अच्छा, ये मान लिए ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 ही होगा भाई। रियल लेंथ देखो कितना है, यहां से यहां तक 1, ओरिजिन से ये डिस्टेंस 1। अच्छा, ये कितना होगा, अरे ये √3 होगा। कैसे पता चला हमको, ऐसे पता चला, देखो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 अगर ये रहेगा तभी ना √3/1 √3, tan 60 √3 होता है। अच्छा हाँ, फिर से सुनो, tan 60 कितना होता है √3, तो देखो tan 60 √3/1 √3, मतलब तुक्का ऐसे मारे हैं, अगर किसी को लिखना है लिख के भी कर सकते हो। मान लो ये a आएगा, फिर tan 60 लिखो a/1, मतलब a का वैल्यू tan 60 आ गया, मतलब √3 आ गया। डायरेक्ट इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ पे था, वाई एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया √3, यही वाई कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट का। तो ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस आपको मिल चुका है। ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टिसेस पता हो तो सेंट्रॉयड निकालना सबको आता है। क्योंकि सेंट्रॉयड क्यों निकालना है, क्योंकि जो सर्कम सर्कल है इसका सेंटर और सेंट्रॉयड सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेंट्रॉयड देखो इस ट्रायंगल का x1 + x2 + x3/3 0 है, y1 + y2 + y3/3 1/√3, अरे √3/3 मतलब 1/√3। अच्छा, तो सेंट्रॉयड आ गया 0 1/√3, मतलब ये होगा 1/√3। अच्छा, पूरा लेंथ कितना था √3। अच्छा, ये क्या है, ये सेंटर है तो ये रेडियस है। अरे हाँ यार, ये रेडियस है, तो ये पूरा था √3 और ये 1/√3, तो रेडियस क्या हो जाएगा √3 - 1/√3, मतलब 2/√3। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। x - 0 का होल स्क्वायर, y - 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर r², इसका स्क्वायर करेंगे 4/3, आंसर। देखो कितना आसानी से हो गया, समझ में आया सबको। सेंटर वही होगा जो सेंट्रॉयड होगा, और ये सेंटर है तो देखो ना ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो यही रेडियस होता है। तो पूरा लेंथ था √3 में से ये वाला डिस्टेंस 1/√3 घटा दिए, आ गया रेडियस, सेंटर रेडियस आ गया, इक्वेशन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस। अगर सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है तो वो एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने का बनाता है, ये थोड़ा हम लोग सीखेंगे। जैसे जनरल इक्वेशन ही लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि जनरल इक्वेशन वाला फॉर्मूला ही हमें पढ़ना है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बनाएगा, ये अगर आपको देखना है तो देखो कैसे देखेंगे। मान लो ये एक सर्कल है सर, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट सबको दिख रहा होगा, ये ए बी है, यहां से यहां तक, यही तो इंटरसेप्ट है सर। हाँ सही बात है। और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखो, ये है सी डी, यहां से यहां तक। ठीक, अच्छा ये पॉइंट ए और बी एक्स एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मान लिए x1 है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 मान लिए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, तो 0 y1 मान लो कुछ, और इसको 0 y2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना बात छोटा छोटा है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हमें निकालना है कि सर्कल एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको x1 x2 ढूंढना होगा। नहीं भाई, ए और बी का कोऑर्डिनेट x1 x2 मान चुके हम लोग, तो x1 x2 ढूंढना है। तो x1 x2 आखिर है क्या, x1 x2 है, ये जो पॉइंट है x1 0 x2 0, ये जो सर्कल है और एक्स एक्सिस है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो कोई भी दो कर्व हो या लाइन हो या कोई कर्व हो, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके।
अच्छा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 और सर्कल को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा और वो x1 x2 होगा। चलो ढूंढते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, तो y बराबर 0 और इसको सॉल्व कर रहे हैं, y की जगह 0 डाल दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो x में क्वाड्रेटिक बन गया और बनना भी चाहिए था क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को x1 और x2 दो जगह कट किया है, तो x के कितने वैल्यू आना चाहिए, 2। अरे दोनों को सॉल्व करने पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना यार, x1 और x2, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2। तो x के कितने वैल्यू आना चाहिए, 2, तो इसीलिए दो वैल्यू x1 x2, इसका रूट हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा x1 एंड x2। अब सम ऑफ रूट बोलो, -2g। अरे सम ऑफ रूट लिखने आता है माइनस बी बाई ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए मतलब c, सही। तो अगर आपको x1 प्लस x2 पता है, x1 x2 पता है, तो ए बी अब बता सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस है x2, ये वाला डिस्टेंस है x1, तो ए बी किसके बराबर है, x2 माइनस x1। तो ए बी हम लोग निकालने के लिए इंटरेस्टेड है, तो ए बी होगा x2 माइनस x1 का मॉड। तो ये होगा अंडर रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, मतलब ये हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो ए बी आ जाएगा किसके बराबर, ये 4 रूट से बाहर 2 आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये एक्स एक्सिस पे सर्कल द्वारा इंटरसेप्ट जो बनाता है उसका लंबाई होता है। याद रखिएगा, ये फार्मूला है सर कि सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ठीक। अच्छा, अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखना है, थोड़ा सा बदलेगा। y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, तो ये जो सर्कल है उसमें x बराबर 0 के साथ सॉल्व कर लो, इसको और x बराबर 0 को, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x के जगह 0 डालोगे तो आएगा y स्क्वायर 2fy प्लस सी। तो इसका रूट अब y1 y2 हो जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा, y1 y2। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सब लिखने आपको आता ही है। ये सम ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो सी डी का जो लंबाई होगा ये y1 माइनस y2 का मॉड होगा, और ये लिख के सब लोग देख लीजिएगा, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आता है। सेम है, बस g की जगह f हो जाएगा। देखो ना, थोड़ा सा अंतर है, जहां g था वहां f हो गया है, तो जो लेंथ में g है वहां f हो जाएगा, सिंपल। तो ये सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाता है उसका लंबाई होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये तो लेंथ हो गया ना। अब बात करते हैं कुछ और। अब आपसे जैसे ये कहे कि यार सर्कल एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। अरे इस समय देखो एक्स एक्सिस को सर्कल कट कर रहा है, अभी जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार कट ही करे, टच भी कर सकता है यार। तो अगर आपसे ये बोले कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या आपसे ये बोले कि सर्कल एक्स एक्सिस को कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, वो अपना अलग ही है। ठीक। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, टच करने का क्या कंडीशन होगा, कट करने का क्या कंडीशन होगा, या कुछ नहीं करे उसका क्या कंडीशन होगा, इसको अगर आपको देखना है तो समझो ध्यान से बात। ये बताओ, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट था x1 और x2। ये अब हम लोग हटाते हैं, इसका कोई यूज अब नहीं है फिलहाल के लिए। ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है सर। अब बताना, अगर x1 x2 दोनों सेम हो जाए, x1 x2 दोनों सेम हो जाए मतलब कोइंसाइड कर जाए, तो सेम होने का मतलब टच करने लगेगा, ऐसा हो जाएगा भाई। x1 x2 सेम हो जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा, x1 x2 देखो एक ही पॉइंट पे आएगा, तो सर्कल x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो x1 x2 सेम मतलब क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल, हाँ रूट इक्वल हो जाएगा भाई। तो रूट इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। तो अगर d 0 रहेगा तो सर्कल x एक्सिस को टच करेगा। सही है सर। अच्छा, अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो कट करेगा। अरे d अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब दो रूट आएगा x1 x2, तो अलग अलग दो जगह कट करेगा मतलब इंटरसेप्ट करेगा।
इसमें सर्कल कट करेगा, सर्कल कट द एक्स एक्सिस। अच्छा, और d लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी रूट आ जाएगा, इमेजिनरी रूट आएगा तो इसका मतलब ये ऐसे बनेगा फिगर, देखो इस तरह का, एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। इसका कंडीशन होगा d लेस देन 0, सर्कल नाइदर टच नॉर कट द एक्स एक्सिस। तो अब फाइनल हम लोग देखते हैं कि d आएगा क्या। इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलो, यहां लिख देते हैं अलग से, यहां पे इस इक्वेशन का d लिख रहे हैं ना, यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। d आएगा 4g स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, 4c। तो टच करने के लिए क्या करेंगे, d 0, तो d 0 करेंगे तो g स्क्वायर c आ जाएगा। d अगर ग्रेटर देन 0 करेंगे तो g स्क्वायर ग्रेटर देन c आएगा, और d अगर लेस देन g करेंगे तो g स्क्वायर लेस देन c आएगा। तो ये टच करने का कंडीशन है, ये कट करने का कंडीशन है, और ये नाइदर टच नॉर कट का कंडीशन है। इसको एक्स एक्सिस को समझ गए सब लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, जी स्क्वायर और सी को कंपेयर करेंगे। अगर जी स्क्वायर सी के बराबर आ गया तो टच करेगा, अगर जी स्क्वायर सी से ज्यादा आ गया तो कट करेगा, और जी स्क्वायर लेस देन सी आ गया तो नाइदर टच नॉर कट द एक्स एक्सिस। वाई वाले में बस थोड़ा सा बदलेगा, जहां जी है वहां एफ आ जाएगा। तो अगर एफ स्क्वायर सी है तो सर्कल टच द वाई एक्सिस, एफ स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी है तो सर्कल कट द वाई एक्सिस, एफ स्क्वायर लेस देन सी है तो सर्कल नाइदर टच नॉर कट द वाई एक्सिस, नाइदर टच नॉर कट द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस को टच कट करने का कंडीशन होता है, टच और कट करने का। उसी तरह ये एक्स एक्सिस को टच और कट करने का कंडीशन है। सही है सर। अगर कंप्लीट कंडीशन आपको बताना है, कंप्लीट कंडीशन, तो दोनों इंटरसेक्शन लेना होगा, दोनों का। जैसे ऐसे लिखा है कि एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच करने का कंडीशन लगा होगा जी स्क्वायर बराबर सी, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, दोनों होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन आंसर बताएंगे। ऐसा सवाल पूछता है कि मतलब इस फलाना का या इस समथिंग का रेंज बताइए आप, कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे वाई एक्सिस को कट करे, तो दोनों होना चाहिए, फिर दोनों कंडीशन लगा के इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है सर, इतना बात आप पूरा नोट कर लीजिएगा, और ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, याद। चलो नोट कर लिए होंगे, आप आगे बढ़ते। अच्छा, मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, उसके लिए आप कंडीशन बताएंगे। जैसे मान लो ऐसे फिगर है, दूसरा फिगर इस तरह, इस फिगर के लिए क्या कंडीशन लगेगा, तीसरा ये। चलो तीन ही देते हैं, इन तीनों में आपको कंडीशन बताना है कौन सा लगेगा। तो इस समय देखो x को क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। एक फिगर चलो और बना देते हैं ऐसा, x को न टच किया न कट किया तो जी स्क्वायर लेस देन सी, और y को देखो कट किया है तो एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। यहां देखो कहां गया, लिखे देखो। चलो देखो ये केस जो हम लोग लिख रहे थे, अगर ऐसे है सर्कल, दूसरा केस ऐसे है, तीसरा केस मान लो कुछ इस तरह का है, चौथा केस इस तरह का है।
तो ये मैं कह रहा था कि इन चारों केस में, इन चारों फिगर में कौन सा कंडीशन लगेगा, ठीक, अगर आपको चेक करना है। तो पहले केस में एक्स एक्सिस को कुछ नहीं किया है तो जी स्क्वायर लेस देन सी, जी स्क्वायर लेस देन सी, वाई एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, क्योंकि वाई एक्सिस को कट किया है। दोनों कंडीशन होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। इस केस में देखो दोनों एक्सिस को टच किया है तो जी स्क्वायर बराबर सी, एफ स्क्वायर भी बराबर सी, तो दोनों आपस में सी के बराबर होगा। थर्ड केस में देखो दोनों एक्सिस को कट किया है तो जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी, एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, दोनों होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन। चौथे केस में कुछ नहीं किया है, न किसी एक्सिस को टच किया है न कट किया है, तो जी स्क्वायर लेस देन सी, एफ स्क्वायर लेस देन सी, दोनों का इंटरसेक्शन। ऐसा अगर आपको सर्कल का फिगर बना के दे दे और पूछे कौन सा कंडीशन लगना है तो बता सकते हैं आप, ठीक है ना सर। चलो, तो ये हम लोग पूरा स्टडी करे हैं फिगर देख के कौन सा कंडीशन लगेगा उसको बताने का। आगे बढ़ते हैं। ये जो बताएं हैं अभी वही बात लिखा है तो आप लिख चुके होंगे, अगर नहीं भी लिखे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, जी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी है, टच करने का कंडीशन बताई दी आपको, सब बताई दिए, नोट करना है बस आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ टिपिकल कंडीशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ टिपिकल कंडीशन मतलब आपको अगर कुछ कंडीशन लिखा है तो पहले तो हम लोग जो अभी पिछला देखे हैं स्लाइड में, इसके पिछले स्लाइड में जो देखे थे वो हम लोग एक्स एक्सिस को टच करेगा कट करेगा उसका कंडीशन सीख रहे थे, ठीक। लेकिन अगर सर्कल का इक्वेशन आपको कहीं लिखना है तो कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादातर सर्कल वाले सवाल ज्यादातर फिगर बना के कोशिश कर लेते हैं, हो जाए। तो अगर आप फिगर बना के हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पहला केस है अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इस केस में आपको सेंटर दिया रहेगा, सेंटर मान लो एच कामा के गिवन है और सर्कल एक्स एक्सिस को टच किया है, वाई को कुछ भी किया है उससे कोई फर्क नहीं, बस लिखा है कि एक्स को टच किया है तो एक्स को टच करा दी। इस सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना है, सेंटर एच कामा के है, सेंटर एच कामा के लिख दिए। अब ध्यान से देखिए सर, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे तो जहां टच करता है उसी पॉइंट पे मिलता है ना, यही देखो यही है, हाँ। और ये अगर सेंटर एच के है तो ये होगा एच, ये होगा के, और ध्यान से देखिए यही रेडियस भी है सर्कल का। अच्छा, तो एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका रेडियस जो है ये के बराबर हो जाता है, के नहीं बल्कि मॉड के बोलो, क्योंकि एच के तो निगेटिव हो सकता है अगर मान लो नीचे रहता तो, लेकिन रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसीलिए मॉड के बोलना है। तो सेंटर एच के अगर कभी भी रहेगा और सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो रेडियस तुरंत मॉड के लिख दो, इक्वेशन तुरंत बता सकते हो। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर मॉड के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। क्लियर है सबको। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस होता है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जो भी लिखा उसका पॉजिटिव वैल्यू रेडियस होता है, ठीक। तो सेंटर रेडियस पता है, इक्वेशन आप लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा केस इसी तरह वाई एक्सिस को टच करने वाला, सेकंड केस है सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करे, सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच करेगा, ये सब बहुत ही आसान है, सबसे होना चाहिए। इस केस में भी आपको सेंटर दिया रहेगा, मान लो सेंटर एच कामा के है। या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों ले रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड किसी में भी ले सकते हैं, वो जैसा क्वेश्चन वाला लिखा रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन लिखा है सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में बनाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इन जनरल हम लोग फर्स्ट में लेते हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट में ले रहा हूं, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इन जनरल हम लोग फर्स्ट में लेते हैं। सेंटर एच के है, इक्वेशन लिखना है, देखो सेंटर एच के, ये है सेंटर, ये होगा एच, ये होगा के, और ध्यान से देखिए ये अगर एच है तो ये भी एच है, और यही क्या है रेडियस है। तो सेंटर एच के है, रेडियस एच है, इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होगा। सही है सर, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, सबको लिखने आता है। तो सेंटर अगर दिया रहेगा, सर्कल लिखा हो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होता है, इसमें रेडियस क्या होगा मॉड एच। अगला केस, सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करे, दोनों एक्सिस को टच करने वाला भी 4 सर्कल हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही बनाएंगे, लेकिन अगर पूरा बनाया तो 4 सर्कल हो सकता है दोनों एक्सिस को टच करता है वो।
देखो ये 4 सर्कल, ठीक। तो इस केस में सर्कल का सिर्फ रेडियस अगर दिया है तो इक्वेशन लिख सकते हो। रेडियस मान लो सर्कल का दिया है r, ध्यान से देखिए। अब रेडियस देखो ये क्या है, रेडियस, ये क्या है रेडियस, तो सेंटर हो जाएगा r r, रेडियस तो पता ही है, इक्वेशन आ जाएगा इस सर्कल का, कितना, x माइनस आर का होल स्क्वायर वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही अगर इसका सेंटर ढूंढना है, रेडियस तो आर है देखो, लेकिन ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस। बस थोड़ा सा फर्क ये होगा कि ये सर्कल का जो सेंटर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो माइनस आर आर होगा सेंटर। तो इक्वेशन इस सर्कल का क्या लिखेंगे आप, इस सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे x प्लस आर का होल स्क्वायर वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सबको पता है। तो थर्ड में सेंटर क्या लिखेंगे, माइनस आर, और फोर्थ में प्लस माइनस आर। तो अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो x प्लस आर का होल स्क्वायर वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका इक्वेशन x माइनस आर का होल स्क्वायर वाई प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है सर, चारों सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सिस को टच करने वाला, कि सर्कल अगर कभी दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर या रेडियस में से कुछ भी दिया हो इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, उसका सेंटर 2 - 2 है, इक्वेशन बताओ। अरे सेंटर 2 - 2 है तो रेडियस 2 होगा। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा जो सेंटर होता है वही रेडियस होता है सर। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को कभी टच करेगा तो उसका जो सेंटर होता है या तो y बराबर x लाइन पे होता है या y बराबर माइनस x लाइन पे होता है। इस लाइन के इक्वेशन लिखेंगे y बराबर x आएगा, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन के इक्वेशन। इस लाइन के इक्वेशन लिखेंगे y बराबर माइनस x आएगा। तो सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर उसका y बराबर x पे लाई करेगा या y बराबर माइनस x लाइन पे लाई करता है। याद रखिएगा इस बात को, यहां तक नोट करें आप, और ये बात जरूर नोट कर लीजिएगा, सेंटर y बराबर x पे या y बराबर माइनस x पे लाई करेगा। नोटेड, ओके। नेक्स्ट केस नंबर 4, सर्कल x एक्सिस को अल्फा 0 पे टच करे और y एक्सिस पे 2l का इंटरसेप्ट बनाए। चलो फिगर बनाते हैं। x एक्सिस को अल्फा 0 पे टच करे, y एक्सिस पे 2l का इंटरसेप्ट बनाए, ये अल्फा 0 है, y एक्सिस पे 2l का इंटरसेप्ट बना रहे, ये 2l है सर। अच्छा, किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा मिड पॉइंट पे मिलता है। ये कोई नया बात नहीं बता रहे। देखो जैसे मान लो ये सर्कल का कॉर्ड है, सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा, इसको मिलाएंगे रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिडिल पॉइंट पे मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सर्कल के सेंटर से अगर सर्कल के किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिडिल पॉइंट पे मिलेगा। तो सेंटर यही कहीं होना चाहिए, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालने पे इधर ही कहीं आएगा। अच्छा, मतलब सेंटर यहाँ पे होगा, और यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे जहां टच करेगा वहां मिलेगा। ये अल्फा 0 है, मतलब ये अल्फा हो गया, तो ये भी अल्फा हो गया भाई, सही बात है। अच्छा, ये पूरा 2l था तो मिड पॉइंट पे मिला है, मतलब आधा आधा करेगा तो ये l हो गया। अच्छा, तो ये आ ही जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ये अल्फा है ये l है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है, तो ये भी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, सेंटर। सेंटर क्या चाहिए भाई, ये देखो अल्फा है तो सेंटर आएगा अल्फा, और ये अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आ गया सेंटर, और यही रेडियस है। तो इक्वेशन लिख सकते हैं आसानी से, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इसका रेडियस का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही आंसर। समझ गए सब लोग। सर्कल का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। अगर सर्कल x एक्सिस को अल्फा 0 पे टच करे और y एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बनाए, इसका उल्टा भी आता है कभी कभी कि y को टच करे x पे इंटरसेप्ट बनाए, सही ना।
तो ये भी उल्टा कर लेंगे, अगर इसको कर लिए तो उल्टा वाला भी कर ही लेंगे। उम्मीद करते हैं। फिगर बनाओ आंसर पाओ, बस यही है, और इसमें ज़्यादा कुछ अकल नहीं लगाना है। फिगर बनाओ आंसर पाओ। सेंटर अगर आपको ढूंढना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर किसी लाइन पे डालेंगे, अगर वो टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, और अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिडिल पॉइंट पे ड्रॉप होता है। क्लियर होगा सबको? आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब अगर किसी सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है और कॉर्ड का इक्वेशन दिया है तो कॉर्ड का देखो लंबाई कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान ये भी कंसेप्ट है। मान लो ये सर्कल है, चलो ये वाला सर्कल मान लेते हैं, इसका सेंटर अभी बताएं आपको 0 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, मतलब सेंटर 0 0, रेडियस a, और इसका एक कॉर्ड है। कॉर्ड का इक्वेशन मान लो दिया है mx माइनस वाई प्लस सी, मतलब y बराबर mx प्लस सी वाला है। देखो उधर जाएगा तो y बराबर mx प्लस सी। सही, हमें इस कॉर्ड AB का लंबाई बताना है। दिया क्या क्या है? सर्कल का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन। सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मिडिल पॉइंट पे गिरेगा। इस सर्कल का सेंटर देखो क्या है? 0 0। ये मिलाएंगे तो रेडियस होगा, ये मिलाएंगे ये भी रेडियस होगा। तो अगर हम लोग AM निकाल लें, AM डबल करेंगे AB, क्योंकि मिडिल पॉइंट है M। अच्छा, तो AM निकालने के लिए हम लोग को पहले OM निकालना पड़ेगा। OM क्या है? ओरिजिन या जो भी सर्कल का सेंटर रहेगा, सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, OM निकाल लेते हैं। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो, ये आएगा मॉड C अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये 0 0 के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, यहाँ अल्फा बीटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना आपको, लेकिन कंसेप्ट याद रखिएगा यही है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम से AM निकाल लो, डबल कर दो, AB आ जाएगा। तो OM हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर AM चाहिए आपको, AM, तो AM देखो इस ट्रायंगल से क्या आएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अच्छा, तो OM का वैल्यू पुट कर दो, रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो AB लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें मिल जाएगा 2AM के बराबर। ये आ जाएगा 2AM का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे लिख के छोड़ दो जैसे आपकी इच्छा करे। इधर गुणा कर दिया LCM लेके, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यही आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है। याद नहीं करना है इसको, याद नहीं करना, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो कॉर्ड पे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AM आ जाएगा, डबल करो AB आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आज जितना आपको पढ़ाए हैं इतना आपको अच्छे से याद होगा, और ये कुछ कुछ जो फार्मूला बताएं याद रखिएगा सर। बाकी फिर इसका कुछ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरी थोड़ा बहुत और बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।